नमस्ते दोस्तों, इक्विटी एनालिसिस के एपिसोड 3 के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बेसिक्स को कवर किया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम अभी लेवल अप करने वाले हैं, यानी इक्विटी एनालिसिस में हम अभी धीरे धीरे एडवांस के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, इक्विटी एनालिसिस का बेस क्या है, हम कंपनी को देखते हैं तब हमें क्या देखना चाहिए, और रेशियोज कौन से हमें नजर रखनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बहुत प्यारा सा वीडियो ये होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पेन एंड पेपर लेकर बैठिए और आराम से देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा आपने क्या ही सीख लिया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बिजनेस मॉडल, यानी इक्विटी एनालिसिस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है। लोग क्या करते हैं, लोग कंपनी के वैल्यूएशन निकालते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन कम है या ज्यादा है, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल ये टोटली इग्नोर कर देते हैं। अब बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल ये कंपनी का प्लान होता है, लाइक एक फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर कंपनी वर्क करती है। अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी क्रिएट करती है, डिलीवर करती है एंड मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस मॉडल। एक अच्छा बिजनेस मॉडल और खराब बैलेंस शीट अगर हो ना, तो अच्छा बिजनेस मॉडल खराब बैलेंस शीट को सीधा कर सकता है। बट अगर खराब बिजनेस मॉडल है और बैलेंस शीट अच्छी है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं, लॉन्ग टर्म में उसे खराब ही हो जाना है। सो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मॉडल क्या चीजें कवर करता है? तो बिजनेस मॉडल चीजें कवर करता है कि कंपनी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड कर रही है, क्या यूनिक कंपनी अपने कस्टमर्स को दे रही है, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने सर्विसेज के अंदर, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, एंड कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ कंपनी वो कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बताता है। इसके बाद में कंपनी के सेगमेंट्स कौन से हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स है यानी कहाँ कहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर कंपनी एक ब्रोकिंग कंपनी है, तो ब्रोकिंग बिजनेस में कंपनी के पास ब्रोकरेज से रेवेन्यू आता है। इसके बाद में ट्रांजैक्शन चार्जेस से रेवेन्यू आता है। इसके अलावा एक्सचेंज से भी कंपनी को रेवेन्यूज मिलते हैं जब वो वॉल्यूम जनरेट करते हैं। सो कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम क्या क्या है? अगर समझो एक एसी बनाने वाली कंपनी है, या फिर सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी है, तो कंपनी को एसी से कितना रेवेन्यू आता है, वॉशिंग मशीन से कितना रेवेन्यू आता है, रेफ्रिजरेटर से कितना रेवेन्यू आता है, ये सारा कंपनी का बिजनेस मॉडल एक साथ इसे क्रिएट करता है। नेक्स्ट है कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो कंपनी किस प्रकार की कॉस्ट इन्वॉल्व है कंपनी के बिजनेस के अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, मार्केटिंग कॉस्ट कितना है, सैलरीज कितनी है, ये सब कुछ एक बिजनेस मॉडल के अंदर आता है। एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर कंपनी प्रॉफिट बना रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट बना रही है, और कहाँ पर कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस कंपनी कट कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल से पता चलती है। एंड बिजनेस मॉडल समझना कंपनी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर समझ लो आप कोई न्यू एज कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक न्यू एज कंपनी फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर काम कर रही है, अचानक से वो कंपनी आ जाती है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सो बिजनेस मॉडल जो है, कंपनी का बेसिक क्या है, बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है, अगर कोई कंपनी है जो हाई रिटर्न जनरेट कर रही है एंड डेट कम ले रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। एक कंपनी जो अपना माल क्रेडिट पर खरीदती है और कैश में बेचती है, तो वहां क्या हो रहा है कि कंपनी को फ्री में यहाँ पर माल मिल रहा है, और वही कैश पर बेच रही है जब माल, तब कंपनी के पास कैश आ रहा है ऑन द काउंटर। सो खरीदी करने का क्रेडिट पीरियड ये 10 दिनों का है, और माल बेचने का टाइम यानी कैश में कन्वर्जन का पीरियड ये केवल 1 सेकंड का है। यानी काउंटर पर कंपनी कैश ले लेती है अपने कस्टमर से। तो ये एक काफी फॉर्मिडेबल यानी काफी अच्छा बिजनेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी जो सेल्स कर रही है, सेल्स के जरिए कंपनी कैश जनरेट कर रही है, वो कैश यूज करके कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल में लगा सकती है, और बाद में अपना जो सप्लायर है उसे 10 दिनों के बाद पेमेंट कर सकती है। तो 10 दिनों का टाइम फ्रेम कंपनी को मिल जाता है अपना बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में वो पैसा इन्फ्यूज करने के लिए। तो ये एक काफी अच्छा बिजनेस मॉडल हो जाता है। ये सिंपल भाषा में मैं आपको बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस क्या क्या है, हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है एंट्री बैरियर। एक जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होता है ना, वो अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन कर पाता है एंट्री बैरियर्स की वजह से। वो ऐसे एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स और
अपनी कंपनी के बीच में जो गैप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। एंड अगर कंपनी को अबव एवरेज प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसे एंट्री बैरियर्स ये मेंटेन करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी अपनी लीडरशिप पोजीशन ये मेंटेन करके रखती है और ये एक इकोनॉमिक मोट बन जाता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है ब्रांड्स। इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये प्राइसिंग पावर लेकर आते हैं। एक ब्रांड इमेज कंपनी की प्रोडक्ट रिकॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उसके लिए लोगों के दिमाग में एक कस्टमर्स का माइंडसेट क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड के लिए जगह बना लेना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। सो बिजनेस मॉडल के अंदर ब्रांड्स ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये एक एडवांटेज होता है और ये माइंड शेयर कैप्चर करने में आपको मदद करते हैं। माइंड शेयर कैप्चर करने का क्या मतलब है? सो मैं आपको एक अल्टीमेट एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको समझो कि कोई गम लेना है या फिर कुछ चिपकाने के लिए चीज़ चाहिए तो आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाके क्या मांगते हो? फेविकॉल मांगते हो ना? तो फेविकॉल ने क्या किया है कि आपका माइंड शेयर कैप्चर कर लिया है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नूडल्स के लिए लोग मैगी मांगते हैं कि मुझे मैगी दे दो। कोई अगर आईफोन यूजर है तो वो फोन को फोन नहीं कहता, वो आईफोन कहता है। अगर कोई चॉकलेट खाना चाहता है तो चॉकलेट की जगह वो कहता है कि मुझे कैडबरी खानी है। तो ये कंपनीज क्या कर रही है, ये आपका माइंड शेयर कैप्चर कर रही है, आपके दिमाग के अंदर जगह बना रही है और इसी के साथ ये प्राइसिंग पावर भी कमांड करते हैं। अगर समझ लो कि एक दिन आईफोन का प्राइस बढ़ जाता है तो भी लोग उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस देने के लिए तैयार है क्योंकि वो एक आईफोन है। नेक्स्ट है हाई ग्रॉस मार्जिन। अब एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है ना, हाई ग्रॉस मार्जिन कमांड करता है, जिसके पास प्राइसिंग पावर है, जो हाई रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, हाई आरओई लेकर आ रहा है, वो प्राइसिंग पावर भी मेंटेन करता है। इन अदर वर्ड्स, समझ लो आप 100 रुपए का कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो 50 से 40 रुपए का लगता है। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना, ये हाई ग्रॉस मार्जिन कमांड करते हैं 50 से 60% के। तो बाकी बचे हुए जो पैसे हैं ना, ये कंपनी का मार्जिन है, कंपनी का प्रॉफिट है। सो हाई ग्रॉस मार्जिन काफी एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। अगर कंपनी एफिशिएंसीज लेकर आ रही है अपनी प्रोडक्शन के अंदर तो ऑब्वियसली वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने प्रोडक्शन बहुत इतना अच्छे से कर रही है कि वो बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और इकोनॉमीज टू द स्केल लेकर आ रही है। तो इकोनॉमीज की वजह से क्या होता है कि कंपनी सस्ते में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर पाती है और काफी हायर मार्जिन्स पर वो मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट बेच पाती है। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है एंड ये बिजनेस मॉडल्स का काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। बाद में आता है लो पोस्टपोनमेंट, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग द परचेस ये काफी लो हो जाती है। एक प्रोडक्ट जिसकी परचेस ये पोस्टपोन नहीं की जा सकती या फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते उसकी परचेस, उसे काफी स्ट्रांग माना जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मेडिसिन हो गया। मेडिसिन की परचेस आप कभी पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे आप गाड़ियों की और बाइक्स की परचेस आप पोस्टपोन कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है, बट मेडिसिन हो गया, बाद में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कि दूध, बटर, ये सारी चीजों की परचेस आप पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि ये डेली नेसेसिटीज है और इनके बिना आप जी नहीं सकते। सो जो भी प्रोडक्ट है जिसकी परचेस या फिर बाइंग के लिए इमीडिएट एक्शन जरूरी है, तो इनकी परचेस पोस्टपोन नहीं की जा सकती। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तो कहूंगा कि फार्मा कंपनीज है जिन्होंने ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है और यहाँ पर ये काफी तेजी से ग्रो होती है। नेक्स्ट है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक। फेसबुक आप सभी को पता है कि वर्ड ऑफ माउथ से काफी ज्यादा फैल गया है और उसी की वजह से ये नेटवर्क इफेक्ट वाला जो मॉडल है इन्होंने यूज किया। नेटवर्क इफेक्ट के इंडिया में भी काफी सारे एग्जांपल है, जैसे कि जस्ट डायल हो गया या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जीरोदा एक है जो कि अनलिस्टेड है। लास्ट है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, समझ लो एक बैंक में मेरा अकाउंट है, अभी दूसरी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए अगर मुझे काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए स्विचिंग कॉस्ट हो गया। या फिर एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड में पोर्टेबिलिटी करने के लिए मुझे 4 दिनों का टाइम लग रहा है, प्लस पैसे भी देने पड़ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स पर साइन करना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए स्विचिंग कॉस्ट हो गया। तो स्विचिंग कॉस्ट भरने से बेटर मैं क्या करता हूँ कि सेम प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी बढ़ाता हूँ, वही यूज करना कंटिन्यू करता हूँ और स्विचिंग कॉस्ट को अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिजनेस मॉडल मुझे रिटेन कर रहा है। लाइक बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पा रहा है स्विचिंग कॉस्ट की वजह से विद द अदर पीयर।
सो ये सारे दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस है। इन पर आप डीप में रिसर्च कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करते हो ना, तब ये सारे जो ट्रेड्स है, इनमें से अगर एक दो ट्रेड्स भी आपको मिल जाते हैं ना, तो कंपनी आप ऐसा समझ सकते हो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल चला रही है। अभी हम दोस्तों आ जाते हैं फंडामेंटल्स पर। तो ये हमने बिजनेस मॉडल का पोर्शन कवर कर लिया है, और अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आ गए हैं। सो यहाँ पर जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, तो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, तो वहां पर आपको तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको सेल्स मिल जाती है, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मिल जाती है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल देख सकते हो, डेट कंपनी पर कितना है वो आपको बैलेंस शीट में पता चलता है। एंड तीसरा है कैश फ्लो। कैश फ्लोज कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंपनी के कितने हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज कितने हैं। एंड लास्ट में कंपनी के नेट कैश फ्लोज, ये क्या कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है या नहीं, ये आपको कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। ये तीनों स्टेटमेंट को जब आप एनालाइज करने लग जाओगे, तभी आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज भी नहीं है, बहुत आसान चीज है, और कोई भी इसे सीख सकता है। एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कैसे पढ़ सकते हो, ये मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा, या ये कोई भी समझ सकता है। एंड सभी को ये समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, बट हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है की रेशियोज। अभी ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज निकाले हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, और ये आपको आगे चलकर भी काम आ सकते हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन करके रख सकते हो। ये सारे जो रेशियोज है, पहला है डेट टू इक्विटी रेशो, यानी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसों के 1 रुपी के लिए कितनी डेट कंपनी ले रही है, ये हमें डेट टू इक्विटी रेशो बताता है। यानी समझो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ जिसमें 100 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 100 रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कंपनी कितनी डेट ले रही है, ये होता है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो ये जनरली 0.5 के नीचे रहना चाहिए, जो काफी अच्छा होता है। कंपनी यहाँ पर रिस्क से काफी बाहर हो जाती है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर काफी हाई रिस्क है, और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये आगे चलकर वीक भी हो सकती है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमा रही, कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये रेशियो हमें बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा, बट आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए इससे, कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज है। ये हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, और इसके सामने शेयर होल्डर्स का पैसा कितना इन्वॉल्व है इस बिजनेस के अंदर। तो शेयर होल्डर्स के पैसों पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, ये हमें आरओई बताता है। आगे आता है ऑपरेटिंग मार्जिन्स, या इसे हम एबिटा भी कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है, कि कंपनी के कोर बिजनेस से ये कितना पैसा बना रही है, और कितना परसेंटेज इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है कंपनी की सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, वो हम शेयर होल्डर्स फंड के साथ जब कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कंपनी का जो एबिटा है या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है अपने कोर बिजनेस से। और ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये सबसे जरूरी है, कि अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ रॉन्ग है। हमें क्या है कि हमें चाहिए एक कंपनी ऐसी जो अपने कोर बिजनेस से ज्यादा पैसे कमा रही है, एंड अदर एक्टिविटीज से अगर कमा रही है नहीं कमा रही है तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट है पी रेशो। अब पी रेशो के पीछे लोग पागल है। इसे लोग कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बट पी रेशियो के आगे पीजी रेशियो भी आता है। पीजी रेशियो ये ग्रोथ को इक्वेट करता है। पी पी रेशियो अपॉन ग्रोथ जब भी हम करते हैं, तभी हमें पीजी रेशियो मिलता है। सो पीजी रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ना कि केवल पी रेशियो पे। पी रेशियो डेफिनेटली काम की चीज है, बट इतनी ज्यादा काम की नहीं जितना पीजी रेशियो है। आगे है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपनी की अर्निंग्स कितनी बढ़ रही है, कंपनी की जो सेल्स है
वो किस प्रकार से बढ़ रही है, इसे कहते हैं ग्रोथ रेट। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी रेशियोज मैंने आपको बताया, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पी रेशो से भी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ रेट। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, धंधे में ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी को ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर अगर ग्रोथ नहीं है तो आपके पैसे भी ग्रो नहीं हो सकते। एंड लास्ट है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है कि कंपनी अपनी जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस के अंदर इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमेशा सेम रहती है, बट यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज में कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है। मतलब अगर समझो पहले कंपनी 100 रुपए का धंधा कर रही थी, तो और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपए की। तो आगे चलकर जब कंपनी 200 रुपए का धंधा कर रही है, तभी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट ये 10 रुपए की ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और यहाँ पर कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज बना रही है। और ऑपरेटिंग लेवरेज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे आपको इक्विटी एनालिसिस में समझ में आते जाएगा। बट ये सारे रेशियोज आपको ध्यान में रखने हैं और इन पर फोकस करना है, क्योंकि ये काफी काम की चीजें हैं और ये आपकी इक्विटी एनालिसिस का बेस बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पीपीटी एंड होता है। अभी हम जाते हैं स्क्रीनर पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे स्क्रीनर समझ में नहीं आता है, तो आज हम स्क्रीनर पर दिखाएंगे आपको कि मैं क्या देखता हूँ स्क्रीनर में, और किस प्रकार की कंपनीज को देखना चाहिए, किस प्रकार की कंपनीज को हमें इग्नोर करना चाहिए। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पर। इसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूज नहीं किया होगा, या फिर किसी को बोरिंग लग रहा होगा। बट ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है और इसका आपको फुल्ली यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। एंड इसी के साथ साथ आपको कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए। केवल स्क्रीनर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि कभी कभी स्क्रीनर के नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। अब स्क्रीनर के अंदर मैं सबसे पहले एक इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी को सर्च करता हूँ। तो ऐसे मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर सारी समरी आ जाती है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी किस ग्रुप से बिलोंग करती है, और कंपनी के बिजनेस सेगमेंट क्या है। तो ये सारा डेटा आपको मिल जाता है। तो ये आप पढ़ सकते हो। एंड जनरली लोगों का कैसा रहता है कि लोग केवल शेयर प्राइस देखकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और शेयर प्राइस कम ज्यादा है तो उससे किसी भी कंपनी को जज कर लेते हैं कि कंपनी छोटी है या बड़ी है। तो आपको क्या करना है कि आपको कंपनी का मार्केट कैपिटल देखना है। मार्केट कैपिटल क्या है? शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मिलाकर मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटल निकल कर आता है। तो ये कंपनी की टोटल वैल्यू बताता है कि इतना वैल्यूएशन कंपनी का है। तो 16 लाख 16.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज की वर्थ इतनी है, यानी अगर पूरे शेयर्स बेचने जाओ तो 16.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे, तभी ये कंपनी पूरी की पूरी बिक जाएगी। तो अभी मुकेश अंबानी जी तो इस कंपनी को बेचेंगे नहीं, बट ये एक सिंपल लॉजिक है। तो ये मैं बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। ये बाकी डेट का मतलब है कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी ने कितना लोन लेकर रखा है फ्रॉम द इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट, सारा मिला के कंपनी की बैलेंस शीट पर कर्जा कितना है, ये हमें डेट बताता है। एंड डेट जितनी लो हो उतना उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर कंपनी पर डेट है तो कंपनी की ग्रोथ भी उतनी होनी चाहिए। तो वो हम आगे देखेंगे, बट एक साधारण भाषा में लो डेट रहेगी तो अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर काफी फास्ट ग्रो कर सकती है। अभी मैं आता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये वर्ड सुन के आपको क्या समझ में आता है? प्रॉफिट और लॉस, यानी कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट। तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का। कंपनी ने कितना खर्चा किया है, कंपनी ने कितने टैक्सेस भरे हैं, तो ये सब कुछ आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे मार्च 2023, मार्च 2024। तो ये क्या है? ये कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। यानी एवरी ईयर कंपनी ने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया, ये सब कुछ हमें लाइन में बताया गया है। और ये हमें एनालाइज करने के लिए काफी आसान हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं सेल्स पर क्लिक करता हूँ तो कंपनी ने कितना सेल्स ग्रोथ किया है एवरी ईयर ऑन ईयर, ये मुझे यहाँ पर फटाक से पता चल जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म हमें आसानी से ये करने देता है।
अगर हम कंपनी के रिपोर्ट्स देखने जाए, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने जाए, तो हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके उन्हें इंडिविजुअली क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। बट ये हमें यहाँ पर आसानी से दिखा देता है। तो सेल्स क्या है? समझ लो आप, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओपन किया है। तो जब भी आप रिलायंस डिजिटल या फिर रिलायंस स्मार्ट कहते हैं हम इसे, तो रिलायंस का जो सुपर मार्केट है वहां पर आप शॉपिंग करते हो, तो जब भी आप बिल पे करते हो ना, समझ लो आपका 5,000 रुपए का बिल आता है। तो 5,000 रुपए का जब आप बिल पे करते हो, जो आप ग्रोसरीज या फिर सामान खरीदते हो वहां से, तो जिसका आप पैसे चुकाते हो, तो वो 5,000 रुपए कंपनी की सेल्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। और जिस साल में आपने बाई किया है, उस साल के कंपनी की सेल्स में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि रिलायंस स्मार्ट ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा है। तो जो कंपनी सेल करती है, आपको प्रोडक्ट बेचती है और उसके बदले में आपसे पैसे लेती है, वो कंपनी की सेल्स में ऐड हो जाते हैं। इसे कहते हैं कंपनी की रेवेन्यू या सेल्स। सेल्स ये क्या है? सेल्स ये नंबर है जिसमें अभी तक बाकी सारे एक्सपेंसेस और खर्चे ऐड होना बाकी है, उसमें से रिड्यूस होंगे वो चीजें। तो सेल्स नंबर इतना है। ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ की कंपनी ने सेल करी है मार्च 2024 में। ये पूरे 12 महीनों का डेटा है। ये केवल मार्च 2024 का नहीं, पूरे 12 महीनों का डेटा है। तो 12 महीनों में 8,99,000 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। एंड वहां पर कंपनी के एक्सपेंसेस कितने रहे? एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस करते हैं। आप नॉर्मल बजट में भी वही करते हो कि इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हो। आपके इनकम है उसमें से खर्चे कितने हैं उसे आप माइनस कर देते हो। तो सेल्स में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। हमने अभी ऑपरेटिंग रेशियो इसका निकाला है, एबिटा। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से मार्च 2024 इस ईयर में कंपनी ने 1,62,000 करोड़ रुपीस कमाए हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ये जो करोड़ वाले नंबर्स है ना, ये आपको काफी टेंशन दे रहे हैं, मुझे भी टेंशन दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी कंपनी का ये निकाल, सीडीएसएल में यहाँ पर ओपन करता हूँ। अभी एक छोटी कंपनी आ गई, इसके प्रॉफिट एंड लॉस भी छोटे छोटे नंबर है। तो क्या, ज्यादा नंबर्स देखते तो हमें टेंशन आ जाता है, तो हम छोटे छोटे नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो 800 करोड़ कंपनी ने सेल्स करी। 800 करोड़ के सामने 324 का इन्हें एक्सपेंस आ गया। जो भी खर्चे हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंस हो गए, जो भी खर्चे हैं वो यहाँ पर आ गए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट यहाँ पर आ गए। 800 माइनस 324 किए तो हमें आंसर मिलता है 488। तो 488 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने कोर बिजनेस में जनरेट किए। ये हो गया कंपनी का एबिटा। अभी एबिटा मार्जिन कैसे निकलेगा? तो जब भी आप 488 डिवाइड बाय सेल्स करोगे, यानी 812 करोगे, तो आपको एबिटा मार्जिन मिलेगा। इंटू 100 करोगे तो एबिटा मार्जिन आपको मिल जाएगा। 60% का मार्जिन कंपनी जनरेट कर रही है। यानी 800 करोड़ रुपए की सेल पर 324 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है। तो बाकी का बचा हुआ इनका मार्जिन है 488 करोड़ का। तो 488 करोड़ हो जाते हैं 60%, जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। एंड इसके अलावा कंपनी की अदर इनकम्स भी है। मतलब होता है ना कि कंपनी के अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, कंपनी ने ब्याज कमाया होगा या फिर शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो सारे अदर इनकम में ऐड हो जाते हैं। तो ये जो इनकम है, इनकम वाली पार्ट क्या होता है? इनकम वाले पार्ट ऐड होते हैं, प्लस होते हैं। एक्सपेंस वाले पार्ट माइनस होते हैं। तो ये इनकम है, इनकम वाला पार्ट ऐड होगा। बाद में इंटरेस्ट यहाँ पर जीरो है, क्योंकि ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी को कुछ ब्याज चुकाना नहीं पड़ रहा है। इंटरेस्ट क्या है कि लोन पर जो ब्याज पे करना पड़ता है, ये एक्सपेंस हो गया, तो ये माइनस होगा। बट यहाँ पर इस कंपनी की केस में जीरो है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद में है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, जो कंपनी एक साइड में निकाल कर रखती है आगे चलकर असेट को वापस बाय करने के लिए। तो ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट ये भी एक एक्सपेंस है जिसे माइनस किया जाता है। एंड इसके बाद में हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये क्लियर है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैसा आया? जो भी इनकम वाले पार्ट है हमने उसे प्लस किया, जो भी एक्सपेंस वाले पार्ट है माइनस कर दिया, एंड लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सारे खर्चे और इनकम्स जोड़ने के बाद हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। तो उसमें से टैक्स माइनस होता है, जो भी टैक्स कंपनी की लायबिलिटी बनती है वो माइनस हो जाती है। एंड लास्ट में हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कट होने के बाद होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप ऐसा समझ सकते हो कि आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो आप ये जो सेल्स है ना वो आपकी सैलरी है, या फिर आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपका बिजनेस है, तो ये जो सेल्स है ना ये आपका कितना धंधा हुआ है, आपका कितना माल बिका है, ये सेल में आता है। एक्सपेंसेस में क्या आता है, आपके कितने खर्चे हैं। अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपके घर में खर्चे होंगे, ग्रोसरीज है, लाइट बिल है, रेंट है, वो सब कुछ आ जाता है एक्सपेंसेस में। और आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जो आपकी कोर इनकम है, सैलरी या फिर अपना बिजनेस, इससे जो कोर आपकी जो इनकम बनती है, लास्ट में आपका प्रॉफिट बनता है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसके बाद में आ जाते हैं अदर इनकम्स, यानी लोगों के अदर इनकम सोर्सेज भी रहते हैं। ऐसा जैसे बहुत सारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, तो ये अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आपका बिजनेस में आपका धंधा हो रहा है, और सैलरीड इनकम में आपकी सैलरी या आपका मेन इनकम है। इसके बाद में अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका कोई दूसरा प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट पर चढ़ा दिया है, लीज पर चढ़ा दिया है, तो वहां से आपको इनकम आ रहा है। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपके स्टॉक्स के डिविडेंड आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो आपकी अदर इनकम होगी। जो कोर इनकम से अलग होती है, नॉन कोर इनकम, वो होती है आपकी अदर इनकम। तो किसी भी आदमी के बजट को उसकी नॉन कोर इनकम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पे पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है अदर इनकम से, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, आपके कोर बिजनेस से आपका कोर जो इनकम है, वहां से आप कितना पैसा कमा रहे हो और कितनी ग्रोथ ला रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये है अदर इनकम। अदर इनकम वाला पोर्शन आपकी इसमें ऐड हो जाता है। बाद में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपको बताता हूँ कि समझ लो आपने एक कार खरीदी है। अब एक कार है, उसे उसे आपको 5 वर्षों के बाद रिप्लेस करना है। 5 वर्षों का टाइम आपके पास है, उसके बाद आपको उस कार को स्क्रैप करना है। तो समझ लो आप 5 लाख की कार खरीदते हो। सो एवरी ईयर आप क्या करोगे, आप 5 लाख को डिवाइड बाय 5 करोगे, एंड एवरी ईयर एक सेट ऑफ अमाउंट आप साइड में निकाल कर रखोगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट 5 ईयर के बाद वापस वो एक कार लेनी है। समझ लो अगर डेप्रिसिएशन का रेट आपको आ गया है 20% का, डिवाइड बाय 5 करके, आप एवरी ईयर 1 लाख रुपए साइड में निकाल कर रखोगे, क्योंकि 5 सालों के बाद आपको एक नई कार लेनी है, उसको रिप्लेसमेंट करनी है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन का एक सिंपल मैंने आपको उदाहरण दिया है। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के फॉर्मूला ये अलग अलग है, बट अभी हम केवल सिंपल मेथड ले रहे हैं, सिंपल हम फॉर्मूला ले रहे हैं, परसेंटेज वाइज हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन क्या है कि एक अमाउंट आप हमेशा साइड में निकाल कर रखते हो। आपकी जो सैलरी है उसमें से 1 लाख रुपए आप हमेशा साइड में निकाल कर रखते हो, क्योंकि आपको पता है 5 सालों के बाद वापस एक नई कार लेनी है, एक नया असेट लेना है। तो ये हो गया उसका डेप्रिसिएशन। वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो एक खर्चे में आ जाता है। तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, एंड फिर टैक्स माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। एंड आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसी के बेसिस पर ईपीएस कैलकुलेट होता है। अब ईपीएस के अंदर हम नहीं जाएंगे। सो आप प्रॉफिट तक कंस्ट्रेंट हो जाओ। आप, आई होप प्रॉफिट तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस प्रकार के कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं, और इस प्रकार से उसे देखा जाता है। तो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। अब आप मुझे बताओ कि आप किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। एक ऐसी कंपनी जो हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, या फिर प्रॉफिट कमा रही है एटलीस्ट, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप ऐसी कंपनी में पैसे डालोगे जो हमेशा लॉस कर रही है, हमेशा उसके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे बट कंपनी के लॉसेस बढ़ रहे हैं, कंपनी का सेल नहीं बढ़ रहा है बट कंपनी का लॉस बढ़ रहा है, तो आप किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पर एक मैंने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का उदाहरण दिया है, और ये एक वोडाफोन आइडिया है जो लॉस मेकिंग कंपनी है। अब यहाँ पर आप देखो कि कंपनी की तो बढ़ रही है, बट वहीं पर कंपनी के लॉसेस भी बढ़ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। अगर समझो कंपनी खुद अपने धंधे में प्रॉफिट नहीं बना पा रही, तो वो आपके शेयर्स के ऊपर कैसे प्रॉफिट बनाकर आपको दे सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट है जो हमें दिमाग में डालना है, कि मैं हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करूंगा। जो कंपनी लॉस बना रही है, जो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब वोडाफोन आइडिया के चक्कर में क्या है कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है 17,000 करोड़ का, लेकिन वहीं पर जो कर्जा कंपनी ने लिया है उस पर 25,000 करोड़ का उन्हें इंटरेस्ट रीपे करना पड़ रहा है। यानी कोर बिजनेस से कंपनी 17 रुपए कमा रही है, और 25 रुपए कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे,
तो बाकी के पैसे कंपनी क्या करती है, मार्केट से लाती है, मार्केट से फंड रेज करती है। इसके बाद में इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, तो वो 22,000 करोड़ का है। और ऐसे करते करते कंपनी का लॉस आ जाता है 30,000 करोड़ का। जो कंपनी लॉस बना रही है ना, उस कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। बट जो कंपनी हमेशा प्रॉफिट बना रही है, उस कंपनी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अभी आप एक जॉब कर रहे हो, तो जब भी आप जॉब करते हो, तो समझ लो पहले ईयर में आपको हाइक मिलती है 15% की। उसके बाद में आपको 1%, 2%, 4% पे सेटिस्फाई होना पड़ता है, आपको हाइक नहीं मिल रही है। तो क्या आप उस जॉब में सेटिस्फाइड रहोगे या फिर खुश रहोगे? क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई 6-7% से बढ़ रही है, और आपकी सैलरी हाइक जो है ये 4% के ऊपर अटक गई है। तो क्या आप उस जॉब में खुश रहोगे? आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे उस जॉब के अंदर? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। जो कंपनी की सेल बढ़ रही है, बट कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, बट कंपनी ग्रो नहीं हो रही है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। जो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जो कंपनी की सेल बढ़ रही है, उसी में हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि अगर कंपनी, समझ लो कंपनी सेल भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, डेट फ्री भी है, पर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही, तो उसका शेयर प्राइस क्यों बढ़ेगा? बराबर है ना? शेयर प्राइस यानी क्या है, यहाँ पर हैप्पीनेस है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है, तब आपका कैसे हैप्पीनेस बढ़ता है, इसी प्रकार से जब कंपनी की सेल्स ग्रोथ आती है, तब यहाँ पर हैप्पीनेस बढ़ता है शेयर प्राइस के मामले में। यानी शेयर प्राइस के जरिए कंपनी अपनी खुशियां एक्सप्रेस कर पाती है कि शेयर प्राइस जब बढ़ रहा है तब कंपनी खुश हो रही है, कंपनी काफी ज्यादा अपनी खुशियां एक्सप्रेस कर पा रही है। तो ये एक बहुत ही इजी उदाहरण है। लाइक अगर कंपनी ग्रो कर रही है, तब हैप्पीनेस ज्यादा है। जब सैलरी ग्रो होती है 15-20% से, तब हैप्पीनेस ज्यादा है। सो क्या है कि हमें ऐसी कंपनी पकड़नी है जिसकी ग्रोथ ज्यादा है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है। लॉस मेकिंग कंपनी को तो सीधा हमें अवॉइड कर देना है कि लॉस मेकिंग कंपनी में अभी मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा लॉस मेकिंग रहेगी, बट जब तक कंपनी लॉस मेकिंग है, जब तक कंपनी वापस प्रॉफिट में नहीं आती, मैं उसमें पैसे नहीं लगाऊंगा। ये आपको बांध लेना है। फिर वो स्टॉक कितने भी पैसे का हो, 10 रुपए का हो या फिर 1 रुपए का हो, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, वो धंधे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स क्या कहता है कि सेल्स ये कंपनी की टॉप लाइन है। कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ कितनी है आपने सुना होगा कहीं पर, तो ये सेल्स हो जाता है कंपनी की टॉप लाइन। एंड नेट प्रॉफिट ये कंपनी की बॉटम लाइन है। जब कंपनी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ये इन सिंक्रोनाइजेशन ग्रो करती है, तभी कंपनी में के शेयर्स में हमारे पैसे बन सकते हैं। इसके बावजूद हमारे पैसे नहीं बन सकते। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट ये हमें बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में है, या कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, या फिर कंपनी के असेट्स कम ज्यादा है, वो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो बैलेंस शीट में आपको पता चलता है, पहले तो आप ये देख सकते हो बोरोइंग्स वाला पार्ट। बोरोइंग्स यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। आप कंपनी, जब भी कंपनी कर्जा लेती है, अभी कर्जा क्यों बुरा माना जाता है, लोग ऐसा नेगेटिव सोचते हैं। तो जब भी कंपनी के ऊपर कर्जा है ना, ये देखो मैं अभी वोडाफोन आइडिया ओपन कर रहा हूँ, जब कंपनी का कर्जा बढ़ते जाता है, तो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, वो बढ़ते जाएगा। और आप जो धंधा कर रहे हो, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप बैंक के लिए काम कर रहे हो, या फिर जिसने आपको कर्जा दिया है आप उसके पैसे चुकाने के लिए काम कर रहे हो। अब वोडाफोन आइडिया की केस में वो क्या कर रहा है, वो धंधा कर रहा है 17 रुपए का, और कर्जे का इंटरेस्ट पेमेंट चुका रहा है 25 रुपए का। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि 17 रुपए कंपनी कमा रही है खुद से, बाकी के 8 रुपए चुकाने के लिए कंपनी को खुद की जेब में से पैसा देना पड़ रहा है, या फिर प्रमोटर को अपनी जेब में से पैसे देने पड़ रहे हैं, तभी ये पैसे चुका पा रहे हैं। और वो नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं कंपनी में। तो ये एक बहुत ही वीक फाइनेंशियल कंडीशन है। तो कर्जा ये अच्छा नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है कंपनी के असेट्स। तो यहाँ पर आप कंपनी के असेट्स चेक कर सकते हो, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है ये आप देख सकते हो। और आपको एक और आइटम यहाँ पर मिलता है, वो है कंपनी के
पेबल्स एंड रिसीवेबल्स, तो वो भी आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट हमें कंपनी का एक क्लियर पिक्चर देती है कि एक्चुअल में पैसा कंपनी बना रही है या नहीं बना रही। तो ये हमें बैलेंस शीट बता देती है। और बैलेंस शीट की जो पोजीशन है उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये कैसा है, कि कंपनी के पास कुछ पैसा, ढंग का पैसा है या नहीं है। तो ये हमें बताते हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आपको ये याद रखना है कि नेट कैश फ्लोज ये हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। यानी कंपनी को फ्री कैश फ्लोज जनरेट करने चाहिए। अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, इसका मतलब है कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और फ्री फ्री कैश फ्लो जब भी कंपनी जनरेट करती है, तब कंपनी डिविडेंड पे करती है और अपने शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड करती है। तो ये हो गए हमारे 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको इसमें से बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और ये आपको सीखने मिला होगा। अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि किस प्रकार की कंपनीज को हमें देखना चाहिए और किस प्रकार की कंपनीज को हमें नहीं देखना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं किस प्रकार की कंपनीज को हमें देखना चाहिए। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टॉक है टाइटन लिमिटेड। तो इस कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है यानी सेल्स है, ये एवरी टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी क्या, ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो, पहले 10,000 करोड़ के सेल्स थे 2013 में, जो 24 में आते आते 40,000 करोड़ के हो गए। यानी ये 3 गुना हो गए 10 सालों में। तो इस प्रकार की कंपनीज को हमें देखना है जिनकी सेल्स बढ़ती जा रही है और इसी के साथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो पहले प्रॉफिटेबिलिटी 700 करोड़ की थी, जो अभी 2023 में बढ़कर हो गई 3,274 करोड़, एंड अभी 2024 में ये 3,400 करोड़ हो गई। यानी कंपनी एवरी ईयर ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि ऐसी कंपनीज के अंदर ही आपके लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। तो अगर मैं आपको इसका स्टॉक प्राइस दिखाता हूं, तो टाइटन लिमिटेड के अंदर आप देख सकते हो 2013 से स्टॉक प्राइस कहां से कहां पहुंच गया है। 2013 का भाव है 261 रुपीज और अभी का भाव चल रहा है 3,300 रुपीज। तो ये 10 गुना से भी ज्यादा भाग चुका है। तो यही प्रकार की कंपनीज को हमें पकड़ना है जिनके अंदर क्या है कि सेल्स बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो कंपनी का एक सिंपल काम है, उन्हें अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते रहना है। जब तक कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है, ये एक अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ के चल रही है। यानी एक ही अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। ऐसा नहीं है कि कभी कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से गिर गई है, बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक अपवर्ड डायरेक्शन कंपनी ने पकड़ा और उसी तरह से इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। और ग्रोथ भी अगर आप देखो तो ये ऑन एन एवरेज 20% से ज्यादा ही है। सो अगर आप 10 साल का एवरेज पूरा इसका निकालो तो ये 20% से ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा है। और ऐसी ही कंपनीज को हमें पकड़ना है, क्योंकि क्या है कि अगर आप लॉस मेकिंग कंपनीज को पकड़ोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये इंक्रीज होना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लार्सन एंड टूब्रो। तो ये कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ओपन करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप इसका देख सकते हो। 2017 में कंपनी की सेल्स थी 74,000 करोड़ रुपीस, और वही 2024 में बढ़कर हो गई 2,21,000 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार की, क्या इंटेंसिटी से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसी ही कंपनीज को हमें पकड़ना है जिनकी ग्रोथ भी हो रही है वन साइड में, और दूसरी साइड में कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हो तो आप भी चाहते हो ना कि आपकी सैलरी ये हर बार बढ़ती रहे। तो इसी प्रकार से कंपनी का भी ऐसा ही है कि कंपनी की सेल्स ही हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, और सेल्स के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहने चाहिए। तो इस प्रकार की कंपनीज को हमें देखना है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अभी लैरसन एंड टूब्रो का मैंने शेयर प्राइस तो सिलेक्ट नहीं किया, बट एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं लेता हूं बजाज फाइनेंस। अब ये एक फाइनेंस कंपनी है, बहुत ही मतलब छोटी साइज से ये बड़ी होकर आई है ये कंपनी। और आप देख सकते हो कि कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो क्या इंटेंसिटी से ग्रो हुआ है। अभी 2015 के ये सेल्स नंबर्स है, रेवेन्यूज है कंपनी के, जो 5,000 करोड़ के थे, और अभी 2024 में ये 10 गुना हो चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हो, जब कंपनी के रेवेन्यूज ही 10 गुना हो चुके हैं तो स्टॉक प्राइस कितना ज्यादा भाग गया होगा। और इसी प्रकार की ग्रोथ हमें चाहिए, और ऐसी ही कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है। हमें ऐसे
मतलब ढीले ढाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जो जिसकी कुछ ग्रोथ नहीं है या सेल्स नहीं बढ़ रही। बट ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके जो मार्जिन्स है ये स्टेबल है। इसके पहले के भी एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि इनके मार्जिन्स काफी स्टेबल रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे करके आगे चलकर सीखते जाओगे। बट पहले आपको क्या समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये काफी एक कोर इंटीग्रल पार्ट है आपके स्टॉक एनालिसिस का, और इसमें से आपके पास काफी सारे इंसाइट्स आ सकते हैं। तो ये चीज हो गई। तो बजाज फाइनेंस का हम एक बार स्टॉक परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि वो कैसा रहा है। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक प्राइस आप देखो तो 2015 से ये 445 रुपीज से भागकर अभी ऑलमोस्ट 7,000 रुपए का हो चुका है, 6,900 रुपीज। तो ये गेन्स कितने हैं एक बार हम देख लेते हैं। ये 14 गुना स्टॉक भाग चुका है अब तक। तो आप समझ सकते हो कि क्या इंटेंसिटी से यहाँ पर पैसा बना है। 14 टाइम्स यानी 1400% कंपनी का स्टॉक प्राइस भाग चुका है इन द टाइम ऑफ लास्ट 9 ईयर्स। सो ये टाइप की कंपनीज हमें पकड़नी है। अब किस प्रकार की कंपनीज हमें नहीं पकड़नी है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है रिलायंस इंफ्रा। अब अगर मैं रिलायंस इंफ्रा का देखूं तो यहाँ पर पहले तो इनकी रिटर्न्स नेगेटिव है दोनों भी, आरओसी आरओई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के जो नंबर्स है ये काफी फ्लक्चुएटिंग है। आप देख सकते हो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हो रहा है। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिसकी जो एक बार लॉस रिकॉर्ड करती है बहुत बड़ा, और कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट रिकॉर्ड करती है। तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये कंपनी के अंदर मतलब रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपको पता नहीं है कि कभी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमें अवॉइड करना है। ये कंपनी के सेल्स तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है ये नहीं बढ़ रहा, लॉस बढ़ते जा रहा है कंपनी का। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप देखो सेल्स ग्रोथ भी इसकी कंसिस्टेंट नहीं है। कभी कंपनी ने 1% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, कभी 11% माइनस हो गया है, कभी 11% प्लस हो गया है। तो ये सिलसिला चलते जा रहा है। और स्टॉक प्राइस आप वहीं पर देखोगे तो स्टॉक प्राइस अचानक भागने लग गया है इसका। स्टॉक प्राइस अभी ब्रेकआउट दे रहा है, बट इस ब्रेकआउट का कुछ फायदा ही नहीं है क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है। कंपनी का जो फंडामेंटल्स है ये हमें बता रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाई मुझसे दूर रहो। तो ऐसी कंपनीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कंपनीज के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। भले ये स्टॉक यहाँ से 300 रुपए से 1,000 रुपए का क्यों ना हो जाए, बट ऐसी कंपनीज को हमें टोटली अवॉइड करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं एक छोटे स्टॉक का। बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं छोटे स्टॉक और उनका आकर्षण काफी ज्यादा होता है। तो हम इसे भी ले लेते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेपी एसोसिएट्स नाम से ये कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 1,500 करोड़ का है, वही कंपनी के ऊपर कर्जा ये 15,000 करोड़ का है। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या कंपनी धंधा कर रही है। मतलब अपने मार्केट कैपिटल से जो कंपनी की मार्केट वैल्यू उससे 10 गुना ज्यादा इस पर कर्जा है। और वहीं पर अगर आप इसकी सेल्स देखो तो ये गिरती जा रही है। टोटली ऑपोजिट जो हमें चाहिए, जो सेल्स बढ़ती जा रही है वो जो हमें चाहिए, बट इसकी गिरती जा रही है। आप देखो ना, 18,000 करोड़ से ये 7,000 करोड़ पर आ गया, फिर 5,700 करोड़ पर। तो इसकी सेल्स ये गिरती जा रही है। तो ऐसी कंपनीज के पीछे हमें नहीं पड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं कहीं पर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं बनाया है। पहले कंपनी 6,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही थी 2013 में। 23 में आते आते कंपनी के प्रॉफिट ये 90% गिर गए। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाकर क्या ही मतलब है। लोग क्या सोचते हैं कि चलो 6 रुपए का स्टॉक है अभी ले लेता हूँ, 10 रुपए का फटाफट हो जाएगा। बट आपको ये देखना है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में क्या कर रही है। और ऐसी कंपनीज को हमें सीधा रेड फ्लैग देकर अवॉइड कर देना है। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, आइडिया वोडाफोन। और इसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। वोडाफोन आइडिया मैंने ओपन कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का क्या है कि ये स्टॉक थोड़ा सुर्खियों में आ जाता है, 13-14 रुपए का लेवल लगा देता है और उसके बाद में स्टॉक गिर जाता है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 50,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है। और कंपनी के जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है एनुअल, ये आप ओपन करो तो कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक बढ़ रहा है। लाइक 42,000 करोड़ रुपीस का कंपनी सेल्स कर रही है।
लेकिन इसी के सामने 31,000 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात तो दूर हो गई, बट ये नेट लॉस रिकॉर्ड कर रही है। और ऐसी कंपनीज के पीछे हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कंपनी को पहले तो एजीआर ड्यूज पे करने हैं अपने, मतलब गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ देने हैं। उसके ऊपर से कंपनी को ने जो कर्जा लिया है इसके ऊपर ब्याज भी चुकाना है। ये एवरी टाइम चुका रही है ब्याज। 17 रुपए का कंपनी धंधा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और वहीं पर 25 रुपीज का कंपनी ब्याज चुका रही है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी खुद क्या खा रही है। कंपनी का खुद की कुछ कमाई हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर लॉसेस ये बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हो लॉसेस की संख्या ये बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी कंपनीज को हमें अवॉइड करना है। सिंपल लॉजिक है, ऐसी कंपनीज से हमें दूर रहना है। इन्हें कहना है कि फिलहाल आप लॉस में हो तो आप हमसे पैसा मत मांगो, जब भी आप प्रॉफिट में आ जाओ तभी हम सोचेंगे कि आप में इन्वेस्ट करना है या नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लॉस मेकिंग कंपनीज है वो हमेशा के लिए लॉस मेकिंग रहती है। कभी कभी कुछ कंपनीज टर्न अराउंड भी कर जाती है, बट जब भी टर्न अराउंड करेगी तभी हम उसका सोच लेंगे। अभी ये टर्न अराउंड नहीं हो रहा है ना, अभी लॉस ही कर रहा है। तो लॉस वाली कंपनीज में हमें एंटर ही नहीं करना है। लॉस वाली कंपनीज को सीधा हमें दूर भाग जाना है और उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको एक मोटा मोटी आइडिया आ गया होगा कि आपको कैसी कंपनीज को पकड़ना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना है। जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, जो कंपनीज अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है, उस पर इन्वेस्ट करना है। जो अपना कोर बिजनेस से पैसा कमा रही है ना, वो कंपनीज के पीछे जाना है। ना कि ऐसी कंपनीज जो अपने कोर बिजनेस में लॉस कर रही है और अदर इनकम जोड़ के प्रॉफिट में आ जा रही है। तो ऐसी कंपनीज को हमें अवॉइड कर देना है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ न्यू एज कंपनी का। ये है पेटीएम। तो पेटीएम का आईपीओ आया था 2,000 रुपए का, और अभी स्टॉक चल रहा है 1,000 रुपए पर। एक्चुअली ये स्टॉक 300 रुपए के लेवल से आ चुका है नीचे से, आप देख सकते हो। 2024 में इसने 300 रुपए का लेवल हिट कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा ये रिकवर हो गया है। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखो तो सेल्स ग्रोथ ये 70%, 80%, 60% इस प्रकार की सेल्स ग्रोथ रही है। बट वहीं पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, और वही कंपनी नहीं कर पा रही है। आप देखो लॉसेस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आप लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? सिंपल लॉजिक है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसे हटा देना है। इसके बाद में जब भी वो कभी प्रॉफिट में आ सकती है तभी हम उसके बारे में सोच लेंगे, उसे आप ट्रैक करते रहो अगर आपकी वो फेवरेट कंपनी है। बट लॉस मेकिंग कंपनी में हमें टोटली अवॉइड करना है, ऐसी कंपनी में हमें घुसना ही नहीं है। जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है, क्वार्टरली काफी अच्छा कर रही है, उन कंपनीज पर ध्यान दीजिए। सो ओके गाइज, ये वीडियो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट का बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोस में काम आएगी। तो इन्हें आप ज़रूर स्टडी कीजिए, जो रेशियोज मैंने बताया है उन पर आप काम कीजिए, और ये सारी चीज़ें आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस के अंदर काम आएंगी। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे करके एडवांस इक्विटी एनालिसिस के अंदर जाएंगे। तो वहां पर मैं जो टर्म्स यूज करूंगा उससे आपको फेमिलियर रहना है, जैसे कि सेल्स हो गया, रेवेन्यूज हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारी चीजें आपको देखने आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए आज का ये सेशन ये फ्रूटफुल रहा होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।